चलो बच्चों, तो आज हम लोग किंगडम एनिमेलिया कर रहे हैं। हेडिंग डालिए किंगडम एनिमेलिया। नहीं बचेगा, ये भी पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलो बच्चों, एनिमेलिया किंगडम को तो तुम बहुत क्लोजली रिलेट कर सकते हो। तो मेरे को एनिमली किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो? कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक? मूव तो होते ही हैं, और कुछ हद तक लोकोमोशन भी बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो शो करते हैं। ठीक है, सो दे कैन मूव, दे शो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे आर यूकैरियोटिक एंड दे आर मल्टी सेल्यूलर। तो लिखो पॉइंट्स बच्चों, किंगडम एनिमेलिया में क्या क्या आएगा? दे आर यूकैरियोटिक, मल्टी cellular organism which show heterotrophic mode of nutrition, and also they can move from one place to another. तो इतने जो फीचर्स है ये किसके हैं बच्चों? किंगडम एनिमेलिया के हैं। क्या इसके अलावा आप लोगों को कोई और फीचर्स पता है? बहुत सिंपल सी अगर मैं आपसे बात पूछूं, कॉन्शियसनेस की हमने कल बात की थी। क्या होता है कॉन्शियसनेस? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो ये कौन करता है? एनिमल, है ना। ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। तुम्हें खुद को भी पता है क्या अच्छा है क्या नहीं है। ऑल दो बाकी प्लांट्स वगैरह भी स्टिमुलस के टुवर्ड्स ग्रो करके रिस्पॉन्स करते ही हैं। तो जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं या यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, उनको हम एक कैटेगरी में डालते हैं बच्चों। इनको हम बोलते हैं मेटाजोआ। क्या बोलते हैं? मेटाजोआ। सो मेटाजोआ इज बेसिकली अ कैरेक्टर, मतलब एक कैटेगरी है जिसमें आपने किसको रखा है? जो कि यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खाना कैसे खाते हैं, तो आप क्या करते हो? एप्पल की एक बाइट लेते हो और उसको इंजेस्ट करते हो। सिमिलरली अगर हम अमीबा का डायग्राम बना के देखें तो हम क्या करते हैं? वो स्यूडोपोडी एक्सटेंड करते हैं और खाने को इनगल्फ कर जाता है। इस तरीके के खाने को, इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो जनरली एनिमल्स होते हैं दे शो, लिख लो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसको बहुत डिटेल में हमने न्यूट्रिशन की क्लास में डिस्कस भी किया है पहले। ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं बच्चों कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे ही एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी लोकेशन पे फिक्स हो जाते हैं, समझ रहे हो, जो मूव नहीं कर सकते। तो उनकी कैटेगरी क्या है? उनको बोलते हैं पैराजोआ। तो मेटाजोआ में तो उनके सारे एनिमल्स आ गए, ठीक है। उनमें से जो मूव नहीं कर सकते वो कौन है? पैराजोआ। और जो मूव कर सकते हैं वो कौन है आपके? यू मेटाजोआ। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। तो यहाँ पे ये कौन है बच्चों? ये ट्रू एनिमल्स है। दे कैन मूव एंड दे कैन नॉट मूव। समझ में आया इतना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो मूव नहीं करता, अभी आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा एग्जाम्पल, लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। हायरार्की याद है क्या बताई थी मैंने? स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। याद है? फाइलम के बाद किंगडम आता है। इसका मतलब एक किंगडम में बहुत सारे क्या आ सकते हैं? फाइलम। एक पूरी लिस्ट मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ, उस लिस्ट को एज इट इज रट लेना है। ठीक है, क्योंकि उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे जाएंगे चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी। समझ रहे हो? तो वो लिस्ट का एक भी फाइलम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक। चलो बच्चों, तो हम लिख रहे हैं फाइलम किसके? एनिमल किंगडम के। ठीक है। पहला पॉरीफेरा, दूसरा नाइडेरिया भी लिख सकते हो, और सीलन टेरेटा लिख सकते हो। ठीक है, नाइडेरिया एंड सीलन टेरेटा। तीसरा है टीनोफोरा।
नाइडीरिया साइलेंट है, ठीक है। तीसरा है टीनोफोरा। चौथा प्लेटी हेलमिंथस। पांचवा एस हेलमिंथस, ठीक है। सिलेंट्रेटा, COEL, ठीक है। पांचवा इज एस्केलमिंथस। छठा एनालिडा। सातवां आर्थ्रोपोडा। आठवां मोलस्का। नाइन्थ एकिनो डर्मेटा। 10th हेमिकॉर्डेटा। देन यू हैव कॉर्डेटा, जिसमें तुम जो वर्टिब्रेट्स बोल रहे हो वो आते हैं, ठीक है। तो हम 11th लिख रहे हैं क्या। अगर मैं जनरली तुमसे पूछूं कॉर्डेटा कौन होते हैं, तो आप बोलोगे कि मैम जिसके पास क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, वो कॉर्डेट्स में आते हैं। तो इन सब के पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो ये सब क्या हो गए बच्चों, नॉन कॉर्डेट्स। क्या हो गए ये, नॉन कॉर्डेट्स। ये यहाँ तक क्या है, ये सारे नॉन कॉर्डेट्स। और ये क्या हो गया फिर, कॉर्डेटा। समझ में आया। इसी सीरीज को तुम्हें याद रखना है। अब हम चलते हैं बच्चों ऊपर से नीचे, तो कैसा होगा ये, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। कैसा हो गया ये, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। अब एनिमल किंगडम में तुम्हें पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो हमने इतने सारे फाइलम में इसको डिवाइड किया है, क्या बेसिस रहा होगा इनकी क्लासिफिकेशन का, सारे फीचर्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरा, हर एक फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों को भी देखते हैं, ठीक है। इतना हम लोग को करना है, इतने में हमारा काम हो जाएगा, पर ये बहुत लेंदी है, ठीक। लिख लिया, लिखो जल्दी जल्दी। डन। तुम में से किसी के पास 11th की बुक है एनसीईआरटी, चलो मैं अपने फोन में देख लूंगी। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि किस बेसिस पे मैं इसको क्लासिफाई कर रही हूँ, तो किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। हमेशा हमने एग्जांपल दिया है कि हम स्टूडेंट को क्लासिफाई करते तो हाइट के बेसिस पे या फिर मेल फीमेल के बेसिस पे। तो अब हमने इतने सारे एनिमल्स को इतने फाइलम में डिवाइड कर दिया, तो कुछ बेसिस तो रहा होगा। हेडिंग डालो बच्चों, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सोचो क्या यहाँ पे क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर रहा होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि पहले से ही मल्टीसेल्युलर है। क्या यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक रहा होगा, नहीं, क्योंकि पहले से ही यूकैरियोटिक है। यानी यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस थोड़ा अलग है। सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या समझे आप इससे, भाई सेल है, मल्टीसेल्युलर है तो सिर्फ सेल सेल है या टिश्यू बन गया या ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया इज बॉडी सिमेट्री। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरे बॉडी से इस प्लेन पे पास किया जाए तो ये हाफ सिमेट्री में है, ठीक है। कोई कोई रेडियल सिमेट्री शो करता है एनिमल, जैसे गोल बॉल जैसा एनिमल होगा उसको किसी भी प्लेन में काट लो वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। कुछ बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं हमारे जैसे। तो सिमेट्री जो है इट कैन ऑल्सो बी द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो सेकंड क्या है बच्चों, बॉडी सिमेट्री, किस तरीके से बॉडी में सिमेट्री है। दूसरा, लेट आए हो, ठीक है। दूसरा बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो चलो बोल देते हैं, नहीं ज्यादातर हम किसको देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन है या क्लोज है, अभी मैं बताऊंगी तुमको इसका क्या मतलब होता है। सॉरी, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है या क्लोज है। तो क्या होता है इसका मतलब, ओपन है तो ब्लड वेजल्स नहीं होंगी, क्लोज है हमारा जैसे क्लोज होता है तो ब्लड वेजल्स होंगी। तो यहाँ पे हम सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं उनको भी देखेंगे। हाँ, ब्लड जो भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ब्लड में ही डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके आसपास कोई भी क्या नहीं है,
ब्लड वेसल्स नहीं है। तो थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चौथा है बच्चों सीलम। ये तुम्हें अभी थोड़ी देर में समझाऊंगी मैं, ठीक है। जिनके पास सीलम होती है उनको सीलोमेट बोलते हैं, जिनके पास नहीं होती उनको एसीलोमेट बोलते हैं, जिनके पास फॉल सीलम होती है उसको स्यूडोसीलोमेट बोलते हैं। अब इनका मतलब क्या है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। दूसरा है बच्चों नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, अब ये नोटोकॉर्ड क्या होती है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो पांचवा क्या है बच्चों, नोटोकॉर्ड, ठीक है। ठीक, उसके बाद याद करो मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है कि जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं तो एक जायगोट बनता है। जायगोट यूनिसेल्युलर है और हम मल्टी सेल्युलर है, तो जायगोट को सारी सेल्स बनानी है, सॉरी सारे ऑर्गन्स बनाने। तो क्या होता है जायगोट पहले बहुत सारा डिवाइड करता है, फिर वो कुछ लेयर्स में अरेंज हो जाता है, बताया है ना मैंने। तो अगर वो एक मतलब 2 लेयर में अरेंज हो रहा है या 3 लेयर में अरेंज हो रहा है वो भी इसका बेसिस है। तो इसमें आपको लिखना है जर्म लेयर्स, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी दी बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब किसी ने अर्थ फॉर्म देखा है, उसकी बॉडी पे रिपीटेड सेगमेंट्स होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। किस किस में वो सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, किस किस में एब्सेंट है, दिस इज आल्सो द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सेवेंथ इज बेसिकली दी सेगमेंटेशन, समझ में आया। उसके बाद फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, समझते हो ना। वो सारी चीजें भी हमने इसके अंदर इंक्लूड की गई है, पर मोटा मोटा ओवरव्यू जो है वो यही है। ठीक, अब सुनते जाओ और इस चीज को समझते जाओ बच्चों। इधर देखो, अगर मैं बोलूं सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो तुम्हें इतना तो समझ में आएगा कि बस सेल यहाँ पे होगी, बीच में कहीं टिश्यू होगा, फिर ऑर्गन बना होगा और नीचे आता आता क्या बन गया होगा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जैसे सीलम बताया मैंने, तो किस स्टार्टिंग में सीलम प्रेजेंट नहीं होगी, फिर फॉल्स सीलम आई होगी, फिर ट्रू सीलम आई होगी। पहले 2 जर्म लेयर बनती होंगी, फिर 3 जर्म लेयर बनती होंगी। तो ये अगर सीक्वेंस आपको याद नहीं होगा तो आपको बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जब ये सीक्वेंस याद होगा तो आपको पता लगेगा कि अच्छा पॉरीफेरा सिंपल है तो उसमें तो ऑर्गन बना ही नहीं, उसमें क्या होगा, सेल का एग्रीगेट, ठीक है। फिर सिर्फ सेल मिलके एक टिश्यू भी प्रॉपर बनाया नहीं है, सिर्फ सेल का एग्रीगेट ही है, ठीक है। उसके बाद टिश्यू बना लिया इन दोनों ने, बाकी प्लेटीहेलमिन्थस ने ऑर्गन, और आगे से बन गया ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से चीजें हैं, तो ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। सिमेट्री की बात अगर हम करें तो पॉरीफेरा के पास सिमेट्री ही नहीं है। कैसा है ये, एसिमेट्रिकल। ये दोनों ना हमेशा साथ साथ जाते हैं, तो सी वाले जो है हमेशा साथ साथ जाते हैं। ये कैसा है, रेडियली सिमेट्रिकल। ये सारे कैसे हो जाएंगे, बायलेटरल सिमेट्रिकल। लेकिन जो यहाँ अक्टिनोडर्मेटा है इसमें स्टारफिश आती है, स्टारफिश कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री। तो ये सारी चीजें भी हैं, अब हम धीरे धीरे इसको आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कि किसके पास सेल है किसके पास टिश्यू है, तो ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। जैसे पॉरीफेरा के पास क्या है, इसको लिस्ट को पीछे कॉपी कर लूं, चलो बार बार काम आएगी। देखो पॉरीफेरा के पास क्या बताया मैंने, अभी यहाँ पे क्या नहीं बना है बच्चों, टिश्यू नहीं बना है, तो यहाँ पे क्या है, सेल एग्रीगेट। देखते जाना क्या है यहाँ पे, सेल एग्रीगेट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, लेवल ऑफ, यहाँ अगर आप एक ही साथ सबके फीचर्स याद कर लोगे तो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब फिर मैंने बोला कि ये दोनों हमेशा साथ जाएंगे, लेकिन सेल से कॉम्प्लिकेटेड क्या हो जाता है, टिश्यू। तो इन दोनों के पास कैसा है, टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या बनता है बच्चों, ऑर्गन। ऑर्गन किसमें प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ इसमें। फिर क्या बन गया, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप जब सबके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे तो बताया जाएगा कि पॉरीफेरा के पास सेल्यूलर एग्रीगेट होता है, ठीक है हमें पता है। ठीक है, इसको ऐड करो जल्दी से।
ऐसे लिख लो, पोरीफेरा सेल एग्रीगेट, नाइडीरिया टिनोफोरा टिश्यू, प्लेटीहेल्मिन्थस ऑर्गन, एस्केल्मिन्थस टू कॉर्डेटा ऑर्गन सिस्टम। ऐसे लिखो, जल्दी जल्दी लिखो बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लेना, नहीं तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे इसको। डन। चलो नेक्स्ट क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री में मैंने कितनी सिमेट्री बताई आपको बच्चों, 3। या तो सिमेट्री होगी ही नहीं, है ना। देखो चलो, सिमेट्री, पोरीफेरा में सिमेट्री है क्या, ये कैसा है। फिर मैंने आपको बोला ये दो साथ चलेंगे, सी सी वाले, ये कैसे होते हैं, गोल गोल। तो एकिनोडर्मिटा में मैंने स्टारफिश बताई थी, इसकी जो अडल्ट होती है वो कैसी होती है, रेडियल। और ये जो बाकी सारे हैं ये कैसे है बच्चों, बाय लेटरल सिमेट्री शो करने वाले। इजी है। जो लार्वा होता है वो बायलेटरल होता है, अडल्ट होगा तो स्टारफिश बन जाएगी मान लो, तो वो रेडियल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बोला भी गया था। देखो सुनो, एकिनोडर्माटा पे ना बहुत सारी चीजें भी ऐसी आती हैं कि रेडियल सिमेट्री तो प्रिमिटिव है, तो एकिनोडर्माटा को इतना बाद में क्यों रखा कॉम्प्लेक्स में, सोचने वाली बात है। क्योंकि जो इसका लार्वा होता है वो कैसा होता है, बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। और ये देखा गया है कि जो एकिनोडर्म का लार्वा होता है वो इससे ज्यादा एडवांस होता है, यानी जैसे एकिनोडर्मेटा बड़ा होता जाता है ना, तो वो अपनी एडवांसमेंट को खोता जाता है। इसकी लोकेशन के ऊपर की कहाँ रखना चाहिए उस पर भी बड़ा वो था, पर हमने इसको इस लोकेशन पे रखा इसके लार्वा के अकॉर्डिंग। ठीक, क्या पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल बच्चे, ठीक है, एसिमेट्रिकल। डन, जल्दी बच्चों जल्दी। सुनते जाओ, मुझे सुनते जाओ, करूँ आगे इसको, नहीं सॉरी। ठीक है, वो दोनों तो साथ ही जाएंगे। फोटो भेज दूंगी बच्चों, बहुत टाइम लोगे, जल्दी जल्दी लिखो। सिर्फ बेसिस ही बता पाऊंगी, फिर क्लासिफिकेशन नहीं हो पाएगी। डन। चलो थर्ड है बच्चों, जर्म लेयर। जर्म लेयर में मैंने क्या बताया था कि जो जाइगोट होता है वो क्या बना देता है, कुछ लेयर बना देता है। ठीक है, अब जर्म लेयर उसमें तो बनेगी जो एटलीस्ट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है। तो जर्म लेयर्स किस में एब्सेंट है, तुम्हारी पॉरीफेरा में एब्सेंट है। जर्म लेयर्स अरेंज होती हैं 2 लेयर्स में और 3 लेयर्स में। जैसे सपोज करो पहली लेयर और समझ में आया, ये येलो वाली फर्स्ट लेयर है, इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। और ये अंदर वाली जो है इसको बोलते हैं एंडोडर्म। सो बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। जैसे जैसे एडवांसमेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर आ जाती है, उसको हम बोलते हैं मीसोडर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्म भी आएगी, ये रही एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म, एंड ये वाली कौन सी है, मीजोडर्म। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, दिस इज ectoderm, here it is mesoderm, और सबसे अंदर वाली क्या है, एंडोडर्म। तो अगर पूछा जाए कि 3 लेयर्स है तो कौन कौन सी होंगी, एक्टो मीजो एंडो। 2 लेयर्स है तो सिर्फ एक्टो एंडो, इनके बीच में मीजो बनी नहीं है। ठीक है, रुको थोड़ा सा इसको इजी कर देते हैं। मानो येलो वाली एक्टोडर्म, ये वाली मीजोडर्म, ये वाली एंडोडर्म। अब तो ठीक है, ठीक, इसको तो समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब
जो 2 सी साथ में चलते हैं उनके पास सिर्फ 2 ही लेयर्स है। कौन कौन है वो? याद कर लो बच्चों नाम, कौन कौन है? सीलन, ट्रेटा एंड टीनोफोरा। उनके पास 2 लेयर्स हैं, इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है, इनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। जिनके पास 3 लेयर होती है उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलेंट्रेटा के और टीनोफोरा के बाद कौन आता है? प्लैटीहेलमिन्थस। सो प्लैटीहेलमिन्थस से कॉर्डेटा सब कैसे हैं बच्चों? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, नहीं उसमें नहीं है। ठीक है, लिखो जल्दी। नहीं, नहीं है जर्म लेयर। ठीक है, नहीं पॉरीफेरा तो एसिमेट्रिकल है बच्चे। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड एकिनोडर्मेटा। चले आगे बच्चों, चलो नेक्स्ट है हमारा। अब हमने पढ़ लिया कि मीजोडर्म बन गई है, ठीक है। तो अब उनकी बात करेंगे जहां से मीजोडर्म आई है। मीजोडर्म कौन से फाइलम से आई है? प्लेटी हेलमिंथस से। अब हो सकता है उस मीजोडर्म के अंदर कुछ गैप्स आ गए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सीलम। सीलम मतलब खाली जगह, ठीक है। खाली जगह एब्सेंट है, खाली जगह बननी स्टार्ट हुई है, या खाली जगह है। समझ रहे हो? सीलम इज एब्सेंट, फॉल्स सीलम इज प्रेजेंट, है ना, और ट्रू सीलम इज प्रेजेंट। तो इस बेस पे 3 केस हो गए। तो सीलम के हमारे पास 3 केस हो गए बच्चों। ठीक है, इसकी ट्रिक बताती हूँ मैं, याद कैसे करोगे। 3 केस कौन कौन से हो गए? एक तो एसिलोमेट जिसमें सीलोम एब्सेंट है, एक स्यूडो सीलोमेट, नाम से पता लग रहा है, स्यूडो मतलब फॉल्स। क्या हुआ बता रही हूँ। एंड थर्ड इज बेसिकली एसिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट, और उसके अलावा क्या बता रही थी मैं, तुम्हारे से मेरे माइंड से निकल गया। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यू सिलोमेट, ट्रू सिलम। ठीक है, अब देखो सीलम होती क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये सपोज करो एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म, मीजोडर्म को ना मैं पूरा नहीं, क्योंकि मीजोडर्म में आती है सीलम ना। अब मीजोडर्म तो वैसे भी ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्रेजेंट है। तो अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, रुको। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये जो येलो वाला पोर्शन बनाया है मैंने, क्या है? मीजोडर्म। नहीं समझ में आ रहा? ये क्या है? एक्टो। पिंक वाली सारी एक्टो। ये वाली क्या है? मीजो। और ये वाली क्या है? अभी जरा मैं मीजोडर्म को अगर मैं इस तरीके से फिल कर दूं पूरा, तो मीजोडर्म में कोई स्पेस आया क्या खाली? नहीं। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ए सिलोमेट, यानी कि अभी इसके अंदर कोई स्पेस नहीं आया। स्पेस आना जरूरी होता है एडवांसमेंट के लिए, तुम एम्ब्रियोलॉजी ये सारी चीजें में तब पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए सिलोमेट है, यहाँ पे क्या है बच्चों, थोड़ा थोड़ा स्पेस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि पूरा स्पेस नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, कुछ इस तरीके से। समझ आ रहा है? कुछ कुछ इस तरीके से होता है, और उधर कंप्लीट स्पेस होता है, तो वो क्या हो जाएंगे तुम्हारा? यू सिलोमेट, मतलब जिसमें सीलम प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है ऋषभ? अब देखो याद कैसे करोगे। सबसे पहले तो मैंने बताया जहां से 3 जर्म लेयर स्टार्ट हुई है, ए सिलोमेट वहीं से बनेगा, क्योंकि बाकियों में
मेसोडर्म है ही नहीं डिप्लोब्लास्टिक वालों में। अब याद कैसे करोगे बच्चों, एक ट्रिक याद कर लेना बस इसमें, एपी ढिलोन, इससे याद हो जाएगा ये, देख लो कैसे। एपी ढिलोन कोई सिंगर है ना, उनका नाम है, कैसे याद करोगे। ए सिलोमेट का एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थस, यानी एपी हो गया। स्यूडो सिलोमेट में पी आ रहा है पहले से ही, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस से आगे जो भी है सारे क्या है, ट्रूसिलम वाले। ठीक है, तो एस्केलमिंथस के आगे जो भी है एनालिट टू, आपका जो भी कॉर्डेटा तक जाता है उनके पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। समझ में आया, लिखो इसको जल्दी। हाँ बिल्कुल खाली होता है। वैसे अगर बुक में देखोगे ना तो इस तरीके का डायग्राम दिखेगा तुमको, ऐसे कुछ बनाया हुआ है, मैंने पूरा खाली छोड़ दिया, यानी कि इस तरीके से होता है, पूरा सीलम है। ठीक है, लिख लिया। जल्दी बच्चों, डन। चलो अब हम सारे ऑर्गन्स पे चलते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लूं किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल, तो इस चीज को समझो। डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी कंप्लीट और इट कैन बी इनकम्प्लीट। क्या मतलब है इसका, कि अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो जो भी एलिमेंट्री कैनाल या जो भी ट्यूब है उसमें दो ओपनिंग होंगी, एक किसकी, माउथ की, और एक किसकी, एनस की। हमारे पास तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वी हैव माउथ एंड एनस टू, बोथ है। ठीक है, इनकम्प्लीट का क्या मतलब है, कि सिर्फ ट्यूब के पास कितनी ओपनिंग होगी बच्चों, एक। जैसे हम तो खाना खाएंगे यहाँ से, इधर से वेस्ट रिलीज हो जाएगा, पर जिनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनके पास ओनली वन ओपनिंग होती है, यानी ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है कि एक तरफ से बंद है, तो वो खाना खाएंगे भी इधर से, और जो एक्सक्रीटा है वो भी इधर से ही जाएगा। अब ये किस में होता है, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता होगा। फॉर एग्जाम्पल कौन से फाइलम बच्चों, टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा, और साथ ही साथ प्लेटीहेल्मिन्थस में भी ये ही देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ एक टर्म है, टर्म समझो बच्चों, अगर ये टर्म तुम्हें समझ में आ गई सारी, और इन केस अगर मैं तुम्हें चैप्टर नहीं भी पढ़ा पाई, तो तुम अगर फाइलम की रीडिंग करोगे तो तुम्हें हर एक चीज समझ में आएगी। अच्छा ठीक है, इसके अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सारी चीजें। ठीक है, बट कोशिश करूंगी मैं जितना मैक्सिमम हो सकेगा आज की क्लास में। क्यों, हाँ तो नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, चले आगे। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं डाइजेशन की, तो डाइजेशन के दो मोड्स हो सकते हैं, दो मेथड्स हो सकते हैं। एक होगा इंट्रासेल्यूलर, यानी कि सेल के अंदर, और दूसरा होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इस तरीके की डाइजेशन को सिर्फ मैं दो एग्जांपल से बताती हूँ, समझने की कोशिश करना। अमीबा में इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होती है और ह्यूमंस में एक्स्ट्रा सेल्यूलर। समझ में आया कि अमीबा का जो खाना है वो सेल के अंदर घुसकर डाइजेस्ट होता है, पर हमारे पास एक ट्यूब लाइक सिस्टम है, वहां एंजाइम्स रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, वहां पे खाना डाइजेस्ट होता है। तो इंट्रासेल्यूलर में जो डाइजेशन होती है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड सेल, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर में, ठीक,
ह्यूमंस एक्स्ट्रा बच्चे, हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है ना पूरी। अमीबा शो करता है इंट्रासेल्यूलर, एग्जाम्पल में लिख लो, तुम्हें याद भी रहेगा। हो गया। चलो अब हम चलते हैं किस पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो उसमें मैंने क्या बताया था बच्चों, ओपन और क्लोज, है ना। इंट्रासेल्यूलर, क्योंकि उनके पास एक ही सेल है ना, तो उसी में ही उनको डाइजेशन करना है। ठीक है, तो हेडिंग डालो बच्चों किसकी। दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं बच्चों, या तो ओपन या फिर क्लोज। तो ये मैं बता चुकी हूँ कि अगर आप लोगों के पास पूरा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है जिसके अंदर ब्लड रन कर रहा है, तो वो कौन से में आएगा, क्लोज में। तो क्लोज के एग्जाम्पल कौन है, हम लोग। साथ ही साथ कौन, ऑक्टोपस में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो क्लोज्ड के एग्जाम्पल लिख लो, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं। और क्या बताया था मैंने, मोलस्का में भी स्पेशली कौन, ऑक्टोपस। ठीक है, ओपन की बात करूं तो बच्चों ये तो तुम्हें भूलना ही नहीं है कि जो भी आर्थ्रोपोडा होते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम में सारे के सारे क्या आते हैं बच्चों, इंसेक्ट्स आते हैं। और वो कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं, ओपन। उसमें जो भी ऑर्गन्स होंगे वो डायरेक्टली ऑर्गन टिश्यू, वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं किसमें, ब्लड में। ठीक है, चले, वो जब तुम पढ़ते जाओगे साथ साथ बता देंगे, ये मेन है जो तुम्हें याद ही रखना है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा बच्चों, इसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं। चले आगे, हेडिंग डालो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आ रहा है या बस चल रहा है। चलो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से है एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट। क्या एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल फीमेल, या एक में अलग अलग है ना। तो यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। सो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेक्सुअल और इट कैन बी बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के लिए एक और टर्म यूज की जाती है, डाइशियस। बायसेक्सुअल के लिए एक टर्म की जाती है, नहीं, मोनोइशियस। ठीक है, तो इनके लिए इन तरीके की टर्म यूज की जाती है। साथ ही साथ बायसेक्सुअल को हम हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कि हम यूनिसेक्सुअल को डाइशियस क्यों बोल रहे हैं। सुनो, फॉर रिप्रोडक्शन जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है उसको कितने पेरेंट की जरूरत है, दो, तो डाइशियस। बायसेक्सुअल में ओनली सिंगल पेरेंट है ना, तो वो वहां से दोनों गैमेट्स आ जाएंगे, तो वो मोनोइशियस। साथ ही साथ हर्माफ्रोडाइट भी हम सेम चीज के लिए टर्म को यूज करते हैं। नाउ फर्टिलाइजेशन कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल, ये तो आपको पता ही है ना, पता है। तो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, इफ इट इज एक्सटर्नल और इफ इट इज, जब सारे फाइलम पढ़ोगे तब तुम्हें पता लगता जाएगा। जो जो पानी में है ज्यादातर, जैसे जो पानी में भी है ना, देखो अगर मैं लिखवाना चाहूँ तो लिखवा दूंगी। जैसे आपका पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो धीरे धीरे हम देखेंगे जो स्टार्टिंग के ऑर्गेनिज्म है वो पानी में रहता है, बाद वाले कॉम्प्लेक्स किस पे आएंगे, लैंड पे आएंगे। लेकिन पानी में रहने के बावजूद भी वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो कर रहे हैं, इसलिए मैं लिखवा नहीं रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, डेवलपमेंट, इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पता है ना। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, कोई भी लार्वा मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, जबकि इनडायरेक्ट में होती है। सो डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इट कैन बी इन डायरेक्ट। इसकी वर्कशीट तुम्हें मिल गई है, नहीं मिली है, उस सेंटर में मिली होगी ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें करने हैं। ठीक है, हाँ वो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल दिए थे, तो वो बीच में ही प्रिंट हो गया। ठीक है, चले, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं।
कौन सी? मैं इधर शेयर कर दूंगी सेम ना, नीचे से प्रिंट निकलवा लेना मैम से कि जो उन्होंने शेयर किया है। अच्छा बच्चों, एक मैंने चीज बताई थी नोटोकॉर्ड, हाँ ये वाली। एक बताया था मैंने नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है बच्चों, देखो। नोटोकॉर्ड जो होती है, सुनो मेरी बात, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों? पीछे की तरफ, इस सरफेस को बोलते हैं डोर्सल। तो इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट डोर्सली एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। जनरली वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि वो कॉर्डेट है, देखो नॉन कॉर्डेट का मतलब है उसके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। लेकिन अगर हम किसी को बोल रहे हैं कॉर्डेट है, तो उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए किसी भी स्टेज में, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो या अडल्ट स्टेज में हो। हमारे पास अडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड नहीं है, हमारे पास क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, समझ में आया? लेकिन फिर भी हम क्या है? कॉर्डेट्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखो इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट डोर्सली, ठीक है। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, समझ में आया? जनरली वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रेट्स में रिप्लेस होती है, सब में नहीं होती। तो जैसे यूरोकॉर्डेट्स हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, उसमें किसी एक स्टेज में है, तो लिख लेना कि ऐसा किस में हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स में। तो जिसके पास नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट, जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्डेट, समझ में आया? तो इतना जो है हमारा क्या है बच्चों? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एक चीज रह गई, सेगमेंटेशन, वो रह गया ना। क्या होता है सेगमेंटेशन का मतलब? सेगमेंट्स तो देखें, अर्थ फॉर्म की तो हम बात कर ही रहे थे। तो क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो किस में डिवाइडेड होती है? सेगमेंट्स में या रिपीटेटिव यूनिट में, समझ में आया? तो लिखो लिखो, मैं वर्बली बोल देती हूँ। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, सेगमेंटेशन के लिए लिखो, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। सेगमेंट्स जो है जरूरी नहीं है बच्चों तुम्हें दिखे, वो इंटरनल भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटरनल भी रिपीट हो सकते हैं ऑर्गन्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको दिख ही रहा है, ठीक है। तो जो सेगमेंट्स है, इट कैन बी एक्सटर्नल, इट कैन बी इंटरनल, ठीक है। पर तुम्हें क्या लिखना है इसमें कि जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामियर्स बोलते हैं। लिखो ब्रैकेट में, सेगमेंट के ब्रैकेट में लिखो मेटामियर्स, METAMERS, मेटामियर्स, ठीक है। और जो सेगमेंटेशन शो करता है यानी वो मेटामेरिज्म शो करता है। अब पूछा जाता है कि कौन शो करता है, तो लिखो एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड कॉर्डेटा, एंड कॉर्डेटा, ठीक है। शो ट्रू मेटामेरिज्म, लिखो शो ट्रू मेटामेरिज्म, शो ट्रू मेटामेरिज्म, whereas tapeworm, tapeworm shows pseudo segmentation, tapeworm shows pseudo segmentation, डन, ठीक है। चलो अब तुम्हारे लिए गुड न्यूज ये कि हम सारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? हर एक फाइलम, हेडिंग डालो, फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। स्टार्टिंग में कहाँ रहते हैं ऑर्गेनिज्म जो सिंपल होते हैं? कैसे होते हैं बच्चों वो? एक्वेटिक। तो एक्वेटिक का मतलब है कि पानी में रह रहे हैं। अब वो पानी में फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और मरीन वाटर में भी रह सकते हैं। तो इसका हैबिटेट कैसा हो गया?
कि कैसे हैं बच्चों, एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। ज्यादातर किस में मिलेंगे, मरीन वाटर में, ठीक है, ज्यादातर किस में मिलेंगे बच्चों, मरीन वाटर में। नाउ मैंने आपसे बोला था कि मेटाजोआ को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, पैराजोआ और यूमेटाजोआ, याद है। सबसे पहले पैराजोआ में कौन थे, जो मूव नहीं कर सकते थे। अब वो कौन होंगे भाई, जो सबसे सिंपल है, इसका मतलब कौन, पॉरीफेरा। सो इट इज फिक्स्ड टू दी सबस्ट्रेट, इट इज फिक्स्ड टू दी सबस्ट्रेट। जो अपनी जगह पे टिक गया और हिल डुल नहीं रहा है उसको हम बोलते हैं सिजाइल। क्या बोलते हैं बच्चों, सिजाइल। तो ये कैसा है, सिजाइल है। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बोलो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल एग्रीगेट, सिमेट्री, सिमेट्री, ए सिमेट्रिकल लिखो इसके उसमें। ठीक है, डन, समझ में आ रहा है। चलो अब हम जरा एक पॉरीफेरा का स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई पॉरीफेरा का स्ट्रक्चर होता कैसा है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज सोचो कि पॉरीफेरा अपनी जगह से तो कहीं नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। अब उसे खाना चाहिए, कौन लेके आएगा, पानी, क्योंकि ये तो फिक्स है। उसको गैस चाहिए, ऑक्सीजन, कौन लाएगा, पानी। उसको गैमेट्स चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, कहाँ से आएंगे, पानी से। ऑब्वियस सी बात है, उसको वेस्ट देना है, किसको देगा, पानी को। तो इसके पास एक इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। हेडिंग डालो बच्चों, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम। चलो अब जरा हम देखते हैं बच्चों कि एक पॉरीफेरा एक्चुअली में दिखता कैसे है। अपनी लोकेशन से वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, तो वो टिका रहेगा अपनी लोकेशन पे। तो ये रहा भाई, यहाँ से ये अटैच है। अब होता क्या है, पॉरीफेरा को हर चीज के लिए पानी चाहिए, तो इसके पास पानी के लिए बहुत सारे गेटवे हैं कि पानी अंदर आ सकता है, लेकिन एक ही गेटवे है जिससे पानी बाहर जा सकता है, ठीक है। तो पॉरीफेरा का स्ट्रक्चर देखो, इसकी बॉडी पूरी पोरस होती है। पोरस का क्या मतलब है कि छेद ही होंगे सारे में, क्यों, ताकि क्या आ सके बच्चों, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो ओपनिंग है, दिस इज, ये मेन ओपनिंग है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्क्यूलम। ये किसके लिए है, एग्जिट के लिए, कितनी है, सिंगल। ये जो छोटे छोटे ओपनिंग्स आपको दिख रही हैं, ये जहां से पानी एंटर कर सकता है, ये क्या है बच्चों, ऑस्टिया। क्या है, ऑस्टिया। सो ऑस्टिया से वाटर एंटर कर रहा है, ऑस्क्यूलम से बाहर जा रहा है। समझ में आया, ठीक है। ये जो बीच में खाली जगह दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्पोंगो सील। सील का मतलब तो वैसे भी कैविटी होता है, सो इट इज नोन एज स्पोंगो सील। समझ में आया, आया समझ में, क्या, हाँ, जो जहां से चीजें अंदर जा रही हैं, ठीक है। देखो जैसे कि हमारे पास हमारा स्केलेटन है भाई, इसकी बॉडी को बनाए रखने के लिए भी इसके पास स्केलेटन होना चाहिए। वो किसका बना होता है, कुछ धागे होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। या तो वो स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है, या फिर वो
स्पाइक का बना होता है। तो स्केलेटन कौन बनाते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर एंड स्पाइक्स, दे आर फॉर्मिंग दी स्केलेटन। ठीक है। अब एक स्पेशल तरीके की सेल्स होती हैं जो किस में मिलती हैं आपको? पोरीफेरा में। नाम है उनका कुआनोसाइट्स। क्या नाम है? कुआनोसाइट्स। वो कुआनोसाइट्स कहाँ होती है? स्पोंगोसील की कैविटी को अंदर से लाइन करे होती हैं। सो दिस इज बेसिकली दी, ये कौन सी सेल्स है? कुआनोसाइट्स। ये लाइन करती हैं द कैविटी ऑफ द स्पोंगोसील। समझ में आया? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं तुम सबको बताती हूँ। वाटर कैनाल सिस्टम स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, बस पूछो। कुआनोसाइट्स। हम्म। अब देखो, जैसे आपको मैंने बताया डाइजेशन कैन बी इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर के लिए तो एलिमेंट्री कैनाल बनी ही नहीं है, तो वो डाइजेशन कहाँ होगा? इंट्रा सेल्यूलर। और कौन सी सेल के अंदर? कुआनोसाइट्स में। सो इट हेल्प्स इन इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। मैं यही लिख देती हूँ दैट इट, हाँ ये पूरे में लाइन करेंगी। इट हेल्प्स इन इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। सवाल पूछा जाए बच्चों कि वाटर कैनाल सिस्टम किस में हेल्प कर रहा है? भाई न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग, एक्सक्रीशन, सब में हेल्प कर रहा है। समझ में आया? रेस्पिरेशन कैसे होगा यहाँ पे? पोर्स के बाद अंदर गैस आ गई, वो गैस कैसे सेल्स लेंगी? थ्रू डिफ्यूजन। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन किससे होता है बच्चों? थ्रू डिफ्यूजन। तो लिखो इसको, रेस्पिरेशन है और एक्सक्रीशन है, वो कैसे होता है? थ्रू डिफ्यूजन। अब तुम्हें क्या लगता है बच्चों, इनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए? चलो लिखो पहले, अभी मैं तुमको इसके बारे में बताती हूँ। देखो, थोड़ा सा इनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पूछो। हम्म। हम्म। देखो, रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो ये यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, ये हमें पता होना चाहिए। कैसे है ये? जैसे जैसे एडवांसमेंट आती है तभी सेक्स से सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये कैसे हैं बच्चों? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब मोनोइशियस, हर्माफ्रोडाइट, कुछ भी टर्म आ जाए। ठीक है। अगर ये बाइसेक्सुअल है तो दोनों ही गैमेट्स ये बना दे रहे हैं, तो यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी? लेकिन यहाँ क्या होती है? क्यों? उसकी मर्जी नहीं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन तब हो सकती है बच्चों जब दोनों ही गैमेट साथ में मेच्योर हो। समझ में आया? यहाँ पे जो टाइमिंग होती है मेल गैमेट मेच्योर होने की, फीमेल गैमेट मेच्योर होने की, वो अलग अलग होती है। समझ में आया? और फर्टिलाइजेशन कैसी है यहाँ पे? इंटरनल। कैसी है? इंटरनल। लिख लो। और डेवलपमेंट कैसी है इसकी? इन डायरेक्ट, यानी कि लार्वा इसमें बनता है। लार्वा का तुम कहो तो नाम भी लिख देती हूँ। इसके लार्वे का एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट का मतलब है जैसे हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, जब बर्थ होता है तो हमारा, हम अपने पेरेंट जैसे लगते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है लार्वा बनेगा, मेटामॉर्फोसिस होगी। ठीक है। समझ में आया? क्या ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते होंगे? भाई इतने एडवांस नहीं है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते होंगे। ठीक है। हम लोग असेक्सुअल शो नहीं करते क्योंकि हम एडवांसमेंट के लेवल पे आ गए हैं। इनका कॉमन नेम होता है स्पॉन्जेस। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पॉन्जेस किस तरीके से एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो बस एक टर्म याद रख लो, जेम्यूल्स बनते हैं इनके अंदर। क्या है? इतना टाइम नहीं है बताने का, अभी हम उसको आगे पढ़ लेंगे क्लास 12th में। तो ए सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों ये? ठीक है। अभी तक तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक ही पढ़ रहे थे बच्चों, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्या? एग्जाम्पल्स। तीन ही एग्जाम्पल हैं इसके, ज्यादा मत डरो। पूरी मैंने तुमको
फाइलम में ना क्लासेस भी पढ़ाई जाती हैं, जैसे कैलकेरिया हो गया, और मतलब बहुत सारी क्लासेस होती हैं इसमें, डेमो स्पॉन्जी हो गई, वो सारी अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ जो 11th की एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वो मैं तुम्हें लिखवा देती हूँ। 3 एग्जाम्पल है बच्चों, ये लिख लो पहले, नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी। हाँ, तभी तो मैं बोल रही थी आज बहुत। किसके पढ़ने हैं? चलो बच्चों एग्जाम्पल देखो। साइकन, इसका कॉमन नेम है स्काइफा। साइकन, ठीक है, इसका कॉमन नेम है स्काइफा। यू स्पॉन्जिया इज नोन एज बाथ स्पॉन्ज, तो जैसा नहाने वाला स्पॉन्ज लगता है ये ऐसे लिखता है, तो इसका कॉमन नाम क्या है? बाथ स्पॉन्ज। तीसरा, आपको याद है मैंने अभी बोला था एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर कम होते हैं, और मरीन वाले ज्यादा होते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, तो आंसर है उसका यू स्पॉन्जिला, सॉरी स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया तो ये हो गया ना, स्पॉन्जिला। इट इज फ्रेश वो इसमें नहीं आएंगी, मोलस्का, मोलस्का लिखा। लिखा बच्चों, पॉरीफेरा यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट कौन सा है? फाइलम सिलेंट्रेटा। चला लूं इसी अब? नहीं, बढ़ा के एक चला लूं। ये वाला कौन सा है? चलो बच्चों लिखो फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का एक एग्जांपल बताती हूँ तो तुम उसको लिंक कर पाओगे, हाइड्रा। हाइड्रा कहाँ से बिलोंग करता है? सिलेंट्रेटा से। तो चलो सिलेंट्रेटा के बारे में सिमेट्री बताओ कैसी होगी इसकी? रेडियल सिमेट्री। जर्म लेयर कितनी है इसमें? सिलोमेट है, एसिलोमेट है या स्यूडोसिलोमेट है? सीलम आई क्या इसमें? इट इज एसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट कौन था? देखो, याद वो मैंने करने को बोला था, ए पी से याद रखना। प्लेटी हेलमिंथस तक तो सारे ही कैसे हैं? एसिलोमेट। तो अभी तो ये प्लेटी हेलमिंथस से पहले आ रहा है ना ये, तो ये कैसा है? एसिलोमेट। एस कैलमिंथस में स्यूडोसिलोमाई है और उसके आगे ट्रू सिलामाई है। तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इसके फीचर लिखो बच्चों। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, स्यूडो। देखो एक बार याद कर लोगे तो उनको याद करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे रिवाइज कर लेना पड़ेगा। क्या? स्यूडोसिलोमेट तुम्हारे कहने पे लिख दिया, सॉरी। स्यूडोसिलोमेट तो एस्केलमिंथस होता है, और बोल रहा है मैंने सही बोला था, क्योंकि तुमने बोला जस्ट और मैंने लिख दिया। ये कहाँ रहते होंगे बच्चों? पानी में। अभी भी हाइड्रा पानी में ही रहता है, तो इनका हैबिटेट कैसा है बच्चों? एक्वेटिक। ठीक है, कैसा हैबिटेट है? एक्वेटिक। ये भी फ्रेश वाटर वाले भी हैं और मरीन वाले भी हैं, और ये भी ज्यादातर किस में रहते हैं? मरीन वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर का कोई एग्जाम्पल? हाइड्रा क्या एग्जाम्पल है? और बाकी के सारे मरीन वाटर में रहते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। जेलीफिश देखी है किसी ने? सुना तो होगा। जेलीफिश भी किस में आती है? सिलेंट्रेटा में। ठीक है, सिलेंट्रेटा में जेलीफिश भी आती है। जेलीफिश एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कर सकती है, उसको बोलते हैं फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग का क्या मतलब है? जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, लेकिन जो टिका हुआ है एक जगह पे, जो सिजाइल है
है ना। तो उसके एग्जाम्पल कौन है, जैसे हाइड्रा अपनी जगह पे चिपका हुआ होता है, साथ ही साथ एडेम्सिया नाम का भी होता है जो अपनी लोकेशन पे ही रहता है। तो ये जो होते हैं सिलेंट्रेटा, दे कैन बी सिसाइल और फ्री स्विमिंग, दे कैन बी सिसाइल और फ्री स्विमिंग। सिजाइल का मतलब जो अपनी लोकेशन पे है, फॉर एग्जाम्पल एडेम्सिया, लिख सकते हो। और फ्री स्विमिंग में कौन है तुम्हारी, ठीक है, डन बच्चों। एडेम्सिया, क्या हुआ, 1 घंटा हो गया है और अभी हमारा एक ही फाइलम कंप्लीट हुआ है। मैंने इसीलिए तुम्हें बेसिस पढ़ा दिया कि तुम अब रीड करोगे तुम्हें पता लग जाएगा, है ना, लगभग लगभग कुछ कुछ चीज। पता नहीं। चले बच्चों, चले आगे, लिख लिया। चलो, अब हम बेसिक एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखते हैं। हाइड्रा के बारे में हमें ये तो पता है बच्चों कि हाइड्रा के पास एक माउथ होता है ना, ऑन हाइपोस्टोम। उसकी बॉडी कुछ इस तरीके की होती है और वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या होती है, फिक्स होती है। इससे तो कुछ फर्क नहीं, ठीक है। तो वो क्या होती है बच्चों, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फिक्स होती है। हाइड्रा के पास, हाइड्रा भी अब अपनी लोकेशन पे फिक्स है, अब उसे कुछ खाने पीने को चाहिए तो क्या करेगा वो, टेंटेकल्स होते हैं उसके पास जिससे वो कैप्चर करता है ना। अब इधर देखो बच्चों, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी। इस तरीके से हाइड्रा के पास क्या होते हैं, टेंटेकल्स। सपोज करो हाइड्रा के पास कोई ऐसा आ गया जो उसको मारेगा, तो इसके पास अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने डिफेंस के लिए कुछ तो होगा, क्या? सुनो मेरी बात, सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, निडेरिया, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल सेल्स होती है जिसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट। तो ये जो टेंटेकल्स हैं, इस पे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नीडोब्लास्ट। और ये कैसी सेल है बच्चों, समझ में आया, स्टिंग कर लेती हैं ये। तो ये किस में काम करेंगी बच्चों, डिफेंस में, ठीक। हाँ, सेल्स दिखेंगी नहीं वैसे, हाँ, ठीक है। क्या क्या, ये वाली करते हैं। देखो, अगर हाइड्रा है उसे कुछ खाना है तो कैसे खाएगा, वो सबसे पहले कैप्चर करेगा ना, उसको कैप्चर कैसे करेगा, बेहोश कर देगा। तो डिफेंस हो गया या प्रे के कैप्चर में लिख सकते हो तुम, क्या? इन सब में ये हेल्प करता है, ठीक है। और वैसे टेंटिकल्स एक हद तक स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। क्या, मैंने बताया ना इसमें दोनों होते हैं, सेसाइल भी है और फ्री स्विमिंग भी है, दोनों है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमारा पॉरीफेरा था वहां पे डाइजेशन कैसा था, इंट्रा सेल्यूलर, यहाँ पे कैसा है, बोथ इंट्रा सेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर, लिखो बच्चों। अगर बच्चों एक्स्ट्रा सेल्यूलर है तो याद करो मैंने आपको एक प्लान बताया था, ब्लाइंड सैक प्लान, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। इसका मतलब कि यहाँ पे पूरा का पूरा क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो जो खाना आ रहा है इधर से, वेस्ट भी इधर से जा रहा है, दिस इज टू वे पाथवे। तो टू वे पाथवे किसमें देखने को मिलता है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। समझ में आया। इस पर्टिकुलर कैविटी को हम बोलते हैं बच्चों गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी।
जो इसमें डाइजेशन हो रहा है, कैविटी जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, लिखा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ सिलेंट्रेटा के बारे में। सिलेंट्रेटा में दो लाइफ फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी? एक फ्री स्विमिंग और एक सेसाइल। कुछ सिलेंट्रेट ऐसे होते हैं जो शो करते हैं दोनों जनरेशन को। ठीक है, मतलब मेड्यूसा भी, मतलब अभी समझाऊंगी मैं कि जो फ्री स्विमिंग होते हैं उसको मेड्यूसा बोलते हैं। ठीक है, और जो आपके सेजाइल होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिप। तो कुछ सिलेंट्रेट ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में पॉलिप मेड्यूसा दोनों वाली स्टेज आती है। फॉर एग्जाम्पल ओबेलिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद फाइलम पोरिफेरा ये सिलेंट्रेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिखो। टू बॉडी फॉर्म्स आर देयर। कौन कौन सी होती है बच्चों? एक होती है पॉलिप और दूसरी कौन सी होती है? मेड्यूसा। पॉलिप कैसी होती है? फिक्स्ड और सेसाइल। और ये कैसी होती है? फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग का एक एग्जांपल बताया था, जेलीफिश। जेलीफिश का ही साइंटिफिक नेम होता है ओरेलिया। सो ओरेलिया इज जेलीफिश। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा ये पॉलिप कौन है? एडेम्सिया, है ना? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था तुमको, पूछो। हाँ, होती है। एडेम्सिया का कॉमन नाम है बच्चों सी एनेमन। सी एनेमन। ठीक है, तो हमारे पास दो बॉडी फॉर्म्स हैं और मेटाजेनेसिस के अंदर क्या होता है बच्चों? मेड्यूसा से क्या बनता है? पॉलिप। ठीक है, हाँ। तुम्हें ये याद रखना है बच्चों, MSPA। अब ये क्या है? मैंने क्या बोला कि मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा कैसे? पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा कैसे? और कौन है वो जो ये दोनों फॉर्म्स को शो करता है? एग्जाम्पल ओबेलिया। एंड द प्रोसेस जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो किया जाता है, एक बार पॉलिप मेड्यूसा पॉलिप मेड्यूसा। सो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक है, देखो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चलता रहता है? क्या जनरली जो डिवाइड करते हैं ऐसे उनको तो हम कंसीडर ही करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, है ना? सेल्स के नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म है बच्चे। ओबेलिया का कॉमन नाम है सी फर। क्या नाम है? सी। आपसे अगर पूछा जाए सीधा, सी फर का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कर लोगे? एग्जाम्पल लिखवाती हूँ अब इसके बहुत सारे। लिखो बच्चों एग्जाम्पल्स, साथ ही साथ कॉमन नेम लिखो। सी फर। डन। चलो अब हम इसके और एग्जाम्पल्स लिखते हैं। इनमें से कुछ तो मैंने देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइजीलिया मैंने देखा हुआ है। फाइजीलिया को बोलते हैं पुर्तगीज। अरे कॉलेज में स्पेसिमेंस होते हैं इनके, मेरी जूलॉजी से ही है ना वो, तो इसीलिए ये सब दिखाते हैं हमारे, उसमें पूछा जाता है, स्पेसिमेंस रखते हैं, प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, गीज की स्पेलिंग में यू भी आएगा ना, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, अपने आप से लिख लेना। ठीक है, दूसरा है कौन सा जो हम लिख ही रहे हैं? एडेम्जिया।
एडेम्सिया का क्या नाम बताया बच्चों मैंने? सी एनेमन। हाँ, कॉमन नाम है इसका। ठीक है। दूसरा पिनाटुला। सी पेन। ठीक है। उसके बाद एक और नाम है गोर्गोनिया। गोर्गोनिया इज सी फैन, ऐसा लगता है पंखे जैसा। कहाँ का? ऐसे नहीं पता मुझे, पर इसकी कॉलोनी ट्रांसपेरेंट होती है और बहुत सुंदर लगता है ये। क्या बच्चे? गोर्गोनिया सी फैन। एक है मीन ड्राइना, उसको बोलते हैं ब्रेन कॉरल। ये बिल्कुल ब्रेन के जैसा है इसका स्ट्रक्चर ना। ब्रेन कॉरल। ठीक है। ओबेलिया का तो पता ही है तुम लोगों को, सी फर। कुछ कुछ, ज्यादातर होते ही हैं। फाइजेलिया। क्यों? हम एक और फाइलम कर पाएंगे, दैट इज फाइलम। अगला फाइलम कौन सा है बच्चों? अगला फाइलम सी से था, नाम बताओ। टीनोफोरा। लिखो। टीनोफोरा सिलेंट्रेटा तो अभी पढ़ा है ना बच्चे। फाइलम टीनोफोरा। ये इजी है। चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिखवा रही, बताओ। रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल। रेडियल लिखो। विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू लिखो। कितनी जर्म लेयर? डिप्लोब्लास्टिक लिखो। हाँ हाँ लिखो लिखो। लिख लिया? क्या इसमें सीलम प्रेजेंट होगी? प्लेटिहेल्मिन्थस तक सीलम नहीं है, ए सीलोमेट लिख लो। देखो, अभी तक हमने देखा था कि वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मरीन वाटर भी हो सकता है, लेकिन ये महान ऐसा है विच इज एक्सक्लूसिवली मरीन। कैसा है? एक्सक्लूसिवली, मतलब कहाँ मिलेगा? फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ मरीन में। और क्या एक जगह पे टिका हुआ मिलेगा या घूमता हुआ मिलेगा? घूमता हुआ। इट इज फ्री स्विमिंग। देखो, एक्सक्लूसिवली मरीन और फ्री स्विमिंग। समझ में आए इतने कैरेक्टरिस्टिक? चलो इसका एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं, देखना दिखता कैसा है ये। ऐसा होता है गोल सा। यहाँ से इसके क्या निकल रहे हैं? ये टेंटिकल्स। ठीक है, क्या निकल रहे हैं? टेंटिकल्स। इनके ऊपर ना, जैसे कंगा होता है ना, ऐसी प्लेट्स होती हैं, 8 प्लेट्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स। ठीक है, ऐसी प्लेट्स होती हैं। एक, दो, खरबूजा सा तरबूज सा लगेगा ये तुम्हें। तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ठीक है, कुछ कुछ इस तरीके की क्या होती है? प्लेट्स। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्ब प्लेट्स। तो इसके पास क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? कॉम्ब प्लेट्स। ठीक है। अब इस कॉम्ब प्लेट्स पे जो मैंने बनाया है, क्या ये स्ट्राइशंस है? नहीं, ये क्या है बच्चों? सीलिया। क्यों? सीलिया किस में हेल्प करेगा? मूवमेंट में। सीलिया विल हेल्प इन दी मूवमेंट। अब एक छोटी सी चीज बच्चों, ये देखो, बेचारा गोल सा है ये, है ना, याद करने के लिए बता रही हूँ। अब इसको अपना बैलेंस भी तो बनाना पड़ेगा, तो इसके पास स्पेशल तरीके की सेल होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग। किस में हेल्प करती है बच्चों ये? बैलेंसिंग में। एक और तरीके की सेल होती है, कहीं इसको अगर ठहरना है तो वही से चिपकना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं कॉलोब्लास्ट। इट इज अ एडहेसिव सेल। इसको बैलेंस करने में हेल्प करेगी। क्या? ऐसे नहीं दिखेगी। ठीक है। अब जरूरी नहीं है,
अभी मेरी बात सुनो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द टिनोफोर, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, इज द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। क्या होता है इसका मतलब? इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। जुगनू देखा है, चमकता है, ये भी रात को चमकता है। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी है किसकी? टिनोफोर की। स्टार मार्क करो, क्वेश्चन आएगा। इट हैज अ प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट। ठीक है, नाउ अब जो डाइजेशन है वो कैसा है बच्चों? यहाँ पे भी इस तरीके से पूरी अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की वो होगी कैविटी, लेकिन ब्लाइंड होगी, यानी खाना भी इधर से ही जाएगा और इधर से आएगा। सो डाइजेशन यहाँ पे दोनों एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों है। सो डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा भी है और इंट्रा भी है। सो डाइजेशन जो है वो दोनों के तरीके से हो रहा है। ठीक, अब कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे या अभी बाइसेक्सुअली होंगे? अभी उतना डेवलपमेंट नहीं है, तो अभी कैसे हैं ये? बाइसेक्सुअल। कैसे हैं बच्चों ये? चलें आगे, लिखो लिखो। मरीन वाटर में दिखेंगे। हम्म, डन। ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट। नहीं, अब मैंने तुम्हें इतना बता दिया कि एनिमल किंगडम तुम समझने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, प्लांट किंगडम और फंगस तो फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा समझ में आ ही जाएगा देख के। चले बच्चों, अब हम बात करें इसके रिप्रोडक्शन की। तो ये कैसा है बच्चों? बाय सेक्सुअल, यानी कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक में है। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी भाई? पानी में रह रहा है तो एक्सटर्नल, और कैसी होगी? क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी कि बायसेक्सुअल होने के बावजूद भी बच्चों धोखा दिया जा रहा है। यहाँ फर्टिलाइजेशन कैसी हो रही है? क्रॉस। और डेवलपमेंट कैसी है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ज्यादातर डेवलपमेंट कैसी होती है बच्चों? समझ में आया? इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। दो ही एग्जाम्पल हैं इसके, प्रियंका चोपड़ा, याद कर लेना। दो ही एग्जाम्पल हैं, दिस इज प्रियंका, दिस इज चोपड़ा। फ्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। अब कर लो, प्रियंका चोपड़ा तो बेटर था। हाँ, प्रैक्टिस कॉपी। क्यों? क्यों नहीं बोलना चाहिए था? क्या फर्क पड़ता है उससे? ये फाइलम खत्म हो गया, एक और फाइलम कर लेते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस भी है ना। फ्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लाना। ब्रेक किया है, ब्रेक किया, BRACHIA, फ्लूरोब्रेकिया टीनोप्लाना। ठीक है, हम एक और फाइलम यहाँ पे निपटा सकते हैं अभी। बच्चों मैं स्टार्ट कर दूं, प्लेटीहेल्मिन्थस। ठीक है, लिखे अथर्व। चलो, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, फिर भी हम 4 फाइलम पे पहुंच गए हैं, बहुत बड़ी बात है बच्चों। प्लेटी का मतलब है बच्चों फ्लैट, हेलमिन्थस का मतलब है वॉर्म। तो इसमें क्या आएंगे तुम्हारे? फ्लैट वॉर्म्स। इसका मतलब क्या है? इनकी बॉडी जो है वो आगे पीछे से चपटी है, फ्लैट वॉर्म। ठीक है, ऐसी। चलो अब मुझे इनके कैरेक्टरिस्टिक बताओ। चलो बच्चों, सिमेट्री, बायलेटरल लिखो, सिमेट्री में लिखो बायलेटरल। लिखो लिखो। चलो, कितनी जर्म लेयर? ट्रिप्लोब्लास्टिक।
हाँ, प्लेटीहेलमिंथस तक एसिलोमेट लिखो, एसिलोमेट है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से नई शुरुआत हुई है। लेवल ऑर्गन, ऑर्गन बन गए अब, ठीक है। इनका हैबिटेट का है, ये भी पानी में रह रहे हैं क्या? कहाँ? पैरासाइट, टेप वॉर्म, टेप वॉर्म इज अ फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म इज इटसेल्फ अ प्लेटीहेलमिंथस ना, ठीक है। तो एग्जाम हैबिटेट में क्या है बच्चों, ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया जो क्या शो करता है, रीजनरेशन, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है ना, ठीक है। चलो बच्चों, हाँ, प्लेनेरिया में हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजनरेशन है, इसका मतलब क्या है कि अगर प्लेनेरिया का कुछ भी हिस्सा कट गया उससे पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। कमाल की बात है ना। क्या? नहीं करा सकते? नहीं। चलो बच्चों, इट कैन बी फ्री लिविंग और इट कैन बी फ्री लिविंग, फ्री लिविंग का मतलब है कि ये किसी की बॉडी में नहीं रह रहा, फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया है ना, जो फ्री लिविंग है, जो क्या शो करता है, प्लेनेरिया के लिए लिख लो, इट हैज द हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। हाँ ये रहा ना एग्जाम्पल। टेप वॉर्म को बोलते हैं हम टीनिया, ठीक है। प्लेनेरिया के लिए लिखो इंपॉर्टेंट, इट हैज हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। क्या? नहीं, ऐसे मेरा दिमाग नहीं चलता जो तुम्हारा सवाल है, ऐसा कर ही नहीं सकते भाई। बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए किसी में भी डाल रहा है। स्पाइडर मैन में क्या था? तुम्हारे यहाँ को किस चीज का रिचार्ज होता है? मतलब अलग ही चीजें देखते हो तुम, हमने तो नहीं देखा ऐसा कुछ। आप मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, क्योंकि ये जो फ्लैट वॉर्म है ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर रहे हैं, तो इनके पास कुछ स्पेशल स्पेशल चीजें होंगी, जैसे खून पीने के लिए हुक्स एंड सकर्स, अपने आप को टक कर लेंगे, खून पिएंगे। तो लिखो, लिखो बच्चों, एक एक पॉइंट बताती जा रही हूँ मैं। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में ही आएंगे ये, स्पेशली कौन, जो पैरासिटिक फॉर्म है, ठीक है। सकर्स, हुक अपने आप को अटैच करने के लिए, सकर्स ब्लड को सक करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, जब ये किसी और की बॉडी पे खाना पीना खा रहे हैं तो इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है, तो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट लिख दो। क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है ना उसकी, क्योंकि इनको तो होस्ट से लेना है फूड। वो वॉर्म है। अच्छा सुनो मेरी बात, किसी की बॉडी के अंदर रहना है तो हर कंडीशन में सरवाइव करना पड़ेगा, तो दे कैन शो एन एरोबिक रेस्पिरेशन लिखो, दे कैन शो एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके अलावा जैसे सपोज करो कि ये एग की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में मेरी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो गए, तो HCl प्रोड्यूस होगा, उससे अपने आप को बचाने के लिए इनके पास थिक लेयर होती है, लिखो थिक लेयर्स आर प्रेजेंट, सिर्फ थिक लेयर्स ऑफ इंटीग्यूमेंट या वॉट एवर, सिर्फ लिख दो थिक लेयर्स आर प्रेजेंट, डन। अब
क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है प्लेटीहेल्मिंथस से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्लेटीहेल्मिंथस में एक्सक्रीशन कौन शो करता है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि लगती है ये फ्लेम के जैसी दिखने में ना, फ्लेम सेल्स, और इनका नाम है क्या, दूसरा नाम है इनका सोलेनोसाइट्स। पूछा जाएगा ये क्या शो करती है बच्चों, एक्सक्रीशन इन प्लेटीहेल्मिंथस। ठीक है, सो दे शो एक्सक्रीशन इन प्लेटीहेल्मिंथस। डन। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट हुआ भी तो कैसा होगा, ये पैरासिटिक में तो होगा ही नहीं, क्लोज वैसे वाला, क्लोज नहीं था, इनकम्प्लीट था। ठीक, चलें आगे, चलो जल्दी लिखो बच्चे, बस ये लास्ट है, ये कर पाएंगे हम, 5:30 तक है ना क्लास। क्या, 6 बजे तक, चलो एक और कर लेंगे। छेलेमिंथस नहीं, एस्केलमिंथस। चलो बच्चों, रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसमें, देखो, दे कैन बी यूनिसेक्सुअल, दे कैन बी बाइसेक्सुअल, लिखो रिप्रोडक्शन। नहीं इसी में ही बच्चे, reproduction, they can show both the unisexuality and bisexuality. So ये यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बायसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल कौन है, एग्जांपल है शिस्टोजोमा, और बायसेक्सुअल में आपका टीनिया, टीनिया इज बेसिकली द टेपवर्म। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसी होगी इनकी, अब ये पानी में नहीं है तो फर्टिलाइजेशन इज, fertilization is, it can be cross, it can be self, so it can be cross, it can be self। ठीक है, डेवलपमेंट कैसी होती है इसमें, डेवलपमेंट कैसी होती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेवलपमेंट होती है इसकी इनडायरेक्ट। इतने लार्वा होते हैं बच्चों, इतने लार्वा होते हैं ना इसके, बहुत सारे। ठीक है, सो डेवलपमेंट इज बेसिकली इन डायरेक्ट, बहुत सारे लार्वा हैं, मतलब पूरी चेन है लार्वा की, इसके बाद ये लार्वा, इसके बाद ये लार्वा, इसके बाद ये लार्वा, तब जाके कहीं अडल्ट बनता है ये। दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, टीनिया तो लिख ही लिया है आपने, और एक लिवर फ्लूइक, फैसियोला। ठीक, लिवर फ्लूइक, फैसियोला, लिवर फ्लूइक। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थस तो समझ में आया बच्चों, इसके बाद कौन सा फाइलम आएगा, बस एस्केलमिन्थस ही पढ़ा पाऊंगी, उससे ज्यादा मैं नहीं, क्योंकि मेरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है ना, तुम इतना याद कर पाओगे बहुत अच्छी बात है। कब एग्जाम, ठीक है, एस्केलमिन्थस पढ़ लो बस। चलो बच्चों, एस्केलमिन्थस लिखो और एस्केलमिन्थस की बातें बताओ मुझे। चलो लिखो एस्केलमिन्थस। एस्केल का मतलब बच्चों राउंड, तो इसमें कौन से वॉर्म्स होंगे, राउंड वॉर्म्स, तो एस्केलमिन्थस के कॉमन नेम में लिखो राउंड वॉर्म, फिजिक्स होगी, इसीलिए मैंने आज क्लास ली थी क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है ना। चलो बच्चों, बताओ कौन सी सिमेट्री, लिखो। क्या, कौन सी सिमेट्री, ये तो बोला था राउंड वॉर्म, बोला था, लिख लिया, एस्केलमिन्थस का कॉमन नेम राउंड वॉर्म, बिल्कुल सही।
ए पी, एस्केलमिंथस आ गया तो सीलोम कैसी हो गई अब? स्यूडोसीलोम। तो अब कैसा है बच्चों ये? स्यूडोसीलोमेट। क्या? नहीं, 3 जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब क्या बन गया है? ऑर्गन सिस्टम बन गया है। लिखो बच्चों, ऑर्गन सिस्टम। मतलब देख सकते हैं इनको, आराम से। लार्वल स्टेजेस को नहीं, बड़े बड़े टेपवॉर्म्स को देखा जा सकता है। लार्व, हाँ हाँ, डिपेंड करता है ना, देख सकते हो आप। पूरे सिलेंट्रेटा ऐसे नहीं है कि आप उसको, सिलेंट्रेटा में जेलीफिश भी तो आती है, वो भी तो आप देख सकते हो, है ना। चलो बच्चों, इतना लिख लिया। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम अब कैसा हो गया है बच्चों? पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट। लिखो, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ ना बच्चों, एस्केलमिंथस के लिए एक खास बात है कि यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो किया जाता है। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, इस चीज को समझो। पहले लिखो, रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? मेल और फीमेल अलग अलग है। यूनिसेक्सुअल मतलब डाइशियस, मेल और फीमेल क्या है बच्चों? अलग अलग है। अब जो फीमेल होती है वो जनरली लंबी होती है मेल से। आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें आप पहचान पाओ कि जो फीमेल होती है उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी मेल। और जो फीमेल की जो टिप होगी ना वो एकदम स्ट्रेट होती है, और मेल की हल्की सी राउंड होती है। वॉर्म है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर पाओ, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि दोनों की अलग अलग मॉर्फोलॉजी है, आप देख के पहचान सकते हो। तो मैं लिख देती हूँ दैट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। डन। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? अब इंटरनल नहीं हो, सॉरी एक्सटर्नल नहीं हो रही है, अब कैसी है? इंटरनल। इंटरनल के अलावा सेल्फ और क्रॉस, सोच के बताना। सेल्फ कैसे हो जाएगी? क्रॉस, क्योंकि कैसे हो गए हैं ये? यूनिसेक्सुअल। तो क्या हो गई है बच्चों? इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे भी मल्टीपल एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ लार्वा प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे हो भी सकती है डायरेक्ट डेवलपमेंट, बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है। तो यहाँ पे बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, समझ में आया इतना? डन। एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल प्लेटीहेलमिन्थस में, और एक्सक्रीशन के लिए रेनेट सेल। ठीक है, नाम याद करना। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है यहाँ पे? रेनेट सेल्स के थ्रू। डन। अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों? इनके एग्जाम्पल। रुक गई। नहीं, ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। एस्कैरिस, एस्कैरिस इज बेसिकली राउंड वॉर्म। ठीक है, एस्कैरिस। उसके अलावा याद करो, एक बीमारी पढ़ाई थी मैंने तुम्हें। एक सेकेंड, स्पेलिंग देखने दो, एक सेकेंड। हम्म, जब मैंने तुम्हें एलिफेंटियासिस पढ़ाया था, याद है? सो विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, तो विचरेरिया क्या करता है बच्चों? इट इज अ फिलेरियल वर्म एंड इट कॉज द एलिफेंटियासिस। याद है ना आपको? उसके अलावा एक और याद रखना है,
ankylostoma, and it is basically the hookworm. कौन सा worm है ये? hookworm. फिलीरियल worm. ठीक है। क्यों? लैटिन, जैसे कि एनालिडा में एनुलस का मतलब रिंग्स, तो वहां मेटामेरिज्म शो हो रहा है, ऐसा कुछ। अब देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ बच्चों, इससे अगला फाइलम एनालिडा है, तो उसमें अर्थवॉर्म आएगा, समझ पाओगे उसको फिर? बाकी कैरेक्टर्स तुमको उस टेबल से दिख जाएंगे जो हमने कर लिया है। फिर आएगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स को समझ पाओगे? रीड करना जाके। इंसेक्ट्स के बाद आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, जिसके अंदर आपके वो आएंगे ऑक्टोपस एंड ऑल, ये सारी चीजें आएंगी, या शेल्ड वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आएंगे। देन एकिनोडर्मेटा में स्टारफिश आएंगी, एंड देन हेमिकॉर्डेटा आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, एंड देन कॉर्डेटा के अंदर आप एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारी चीजें पढ़ोगे। कुछ भी समझ में ना आए तो आप मेरे को कॉल कर लेना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्योंकि आप लोग थक गए हो तो इस क्लास को यहाँ खत्म कर देते हैं, ठीक है? थैंक यू।